नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सहायक कुल सचिव विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश यात्रा भत्ता नियम के पार्ट 4 पर डिस्कशन करेंगे। दैनिक भत्ता के बारे में मैंने बता दिया था, डिफाइन भी किया था, फिर से एक बार बता देता हूँ कि सरकारी सेवक को सरकारी कार्यवश मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्रस्थान एवं वापसी के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुमान होता है, बशर्ते उस स्थान पर उस दिन 8 घंटे से कम अवस्थान न हो। यदि कोई व्यक्ति मुख्यालय के अलावा कहीं जाता है और फिर वहाँ से लौटता है और जाने और वहाँ पर रुकने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे की अवधि में वहाँ वो रुकता है, तो उसे दैनिक भत्ता अनुमान होता है। एक प्रश्न कभी कभी यह भी बन जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए स्थान से गया, वो बी स्थान पर पहुंचा और बी स्थान से वो सी स्थान चला गया काम करने के लिए, और सी स्थान से लौटकर फिर से बी स्थान पर आ गया, और बी स्थान से वो अपने ए स्थान पर लौट के आया। यानी कि वो व्यक्ति ए स्थान पर गया, ए स्थान से वो बी स्थान गया और बी स्थान से सी स्थान गया, सी स्थान से वो बी स्थान पर लौटा और फिर अपने ए स्थान पर आ गया। तो कोई व्यक्ति किसी स्थान से अन्य स्थान जा सकता है और जब वो लौट कर बी स्थान पर आएगा तो उसे बी स्थान का एक दैनिक भत्ता उस शर्त के आधार पर मिल जाएगा कि वह बी स्थान पर कम से कम कुल मिलाकर 8 घंटे अवस्थान कर लिया हो। आप कहने का आशय ये है कि कोई व्यक्ति लखनऊ से सीतापुर गया और सीतापुर से वो शाहजहांपुर चला गया, शाहजहांपुर से लौटकर सीतापुर आया और सीतापुर में फिर उसने अपना काम निपटाया, फिर उसके बाद लखनऊ आया। यदि वो सीतापुर में 8 घंटे अवस्थान किया है कुल मिलाकर, तो उसे दैनिक भत्ता मिल जाएगा, बशर्ते उसने शाहजहांपुर का दैनिक भत्ता ना ले लिया हो, क्योंकि एक दिन में एक ही स्थान का दैनिक भत्ता मिलेगा। कहने का से कि एक व्यक्ति अगर एक से कई स्थानों पर जाता है एक दिन में और वो किसी एक स्थान पर 8 घंटे अगर रुकता है तो उस स्थान का उसे एक दैनिक भत्ता प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ गए, दैनिक भत्ता 8 घंटे से कम के अवस्थान पर नहीं मिलता है। अब आता है दूसरा विषय है कि हम सड़क यात्रा से कर सकते हैं यात्रा और रेल यात्रा से भी कर सकते हैं। कहा गया है कि सड़क और रेल से अगर दोनों मार्ग से अगर उस स्थान की कनेक्टिविटी है तो आप रेल से यात्रा करेंगे, ये एक सामान्य नियम है। लेकिन आप सड़क यात्रा से यानी कि बस से भी यात्रा कर सकते हैं। सड़क यात्रा का मतलब यहाँ बस से है, टैक्सी से नहीं है। बस यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको वही अनुमन्य किराया मिलेगा जिस के आप अधिकृत हैं रेल में। मान लीजिए कि आप रेल के 3rd AC के अधिकृत हैं और आप वोल्वो बस से यात्रा करते हैं दिल्ली की, और आप 3rd AC ट्रेन के अधिकृत व्यक्ति हैं, तो आपको वोल्वो से यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो किराया होगा वो अगर रेलवे के 3rd AC का किराया कम है वोल्वो की तुलना में, तो आपको रेलवे का 3rd AC का ही किराया दे होगा। और मान लीजिए रेलवे के 3rd AC का किराया वोल्वो के किराए से ज़्यादा है, तो ऐसी दशा में आपको वोल्वो का किराया दे होगा जो कम होगा। यानी कि अधिकृत जो आपकी श्रेणी है यात्रा करने की, उससे ज़्यादा आप यात्रा के लिए किराया नहीं ले पाएंगे, उससे कम ही लेंगे। ठीक है, तो आप बस से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते अधिकृत श्रेणी के किराए से आप अधिक किराया नहीं लेंगे। और इसमें कौन कर्मचारी, किस मैट्रिक्स लेवल का कर्मचारी कि क्या आपका अधिकृत साधन है, 3rd AC, 2nd AC, 1st क्लास AC, इकोनॉमी वायुयान,
तो इसके लिए आप 5 मार्च 2019 का शासनादेश वित्त विभाग का है, वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। वित्त विभाग के साइट पर जाएं शासनादेश की, और 5 मार्च 2019 आप उसमें अंकित करके ये डाउनलोड कर लें, क्योंकि लेटेस्ट और अंतिम जो दरें हैं वो 5 मार्च 2019 की है। ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन किस श्रेणी का व्यक्ति किससे यात्रा करेगा। ठीक है, लेवल 15 है उससे ऊपर तक का। अभी हम आगे चल रहे हैं। अब आता है टैक्सी या किराए के अन्य वाहन से यात्रा। हमने बस से ये कहा गया है कि यात्रा सामान्यतः बस से और रेलवे से माना जाता है और वायुयान से माना जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी टैक्सी या किराए के अन्य वाहन से भी यात्रा करना पड़ता है, जब वो दूरियां आपकी ट्रेन से और जो सार्वजनिक वाहन है, जिसको हमने सार्वजनिक वाहन के डिफिनीशन में कहा था, जो नियमित रूप से संचालित होती हैं सरकार के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा, अगर वो साधन वहाँ के लिए नहीं है तो उस दशा में टैक्सी या किराए के वाहन से यात्रा किया जा सकता है। तो इसके भी एक डिफिनीशन है। आपके उत्तर प्रदेश जो यात्रा भत्ता नियम है, फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 3, उसका नियम 29(5) कहता है कि मान लीजिए कि 2 या 3 लोग किसी काम के लिए टैक्सी या मोटर कार से जाना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थान में बस से या ट्रेन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसी दशा में जब 2 या अधिक सरकारी सेवक संयुक्त रूप से मोटर कार या जीप या टैक्सी जिसकी सवारी क्षमता कम से कम 5 या अधिक की हो, किराए पर ले सकते हैं। ठीक है, और सड़क यात्रा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो नियम 23 खा के सबसेक्शन 2 के अधीन सड़क यात्रा हेतु उनके द्वारा भुगतान किया गया किराया या मील भत्ता जो भी कम होगा आहरित करेगा। अब 23 खा के सबसेक्शन 2 में है क्या? 23 खा के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि किस श्रेणी का अधिकारी को कितना मील भत्ता मिल सकता है। उसकी सीमा के अंतर्गत वो व्यक्ति अपनी टैक्सी लेकर जा सकता है। अब जैसे जो लेटेस्ट शासनादेश की मैं बात कर रहा था 5 मार्च 19, तो 5 मार्च 2019 कहता है कि मैट्रिक लेवल 11 का मतलब है 6,600 के ग्रेड पे वाला व्यक्ति, 6600 के ग्रेड पे वाला व्यक्ति या उससे ऊपर, अगर वो व्यक्ति 6600 ग्रेड पे या उससे ऊपर का अधिकारी है तो वो व्यक्ति और पेट्रोल वाहन से यात्रा कर रहा है तो पहले 500 किलोमीटर के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वो चार्ज कर सकता है आपका मील भत्ता। अगर डीजल वाहन से यात्रा कर रहा है संयुक्त रूप से कई लोग मिलके, तो प्रत्येक व्यक्ति 7.5 रुपये के दर से आपका मील भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। और 500 से ऊपर अगर यात्रा कर रहे हैं तो फिर ये दर 7 रुपये और 5.5 रुपये हो जाएगी। महीने में किसी भी दशा में 1200 किलोमीटर से ऊपर यात्रा आप नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिट है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी लेवल 11 के नीचे है तो पेट्रोल डीजल का कोई भी वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, जीप हो, कोई भी वाहन हो, तो उसे 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से उसे मिलेगा, बशर्ते 1,000 रुपये से ज़्यादा का बिल ना बन पाए उसका। माह में अधिकतम 1,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से 4-5 लोग कहीं जाना चाहते हैं, एक साथ कोई टैक्सी बुक कराना चाहते हैं तो टैक्सी बुक कराएं, टैक्सी के द्वारा चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। और जितनी दूरी तय करेंगे उतनी दूरी का वो व्यक्ति अपने अधिकृत श्रेणी में, अगर वो 11 लेवल का है उससे ऊपर है तो वो व्यक्ति 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, अगर पेट्रोल वाहन जा रहा है, डीजल वाहन जा रहा है, 7.5 रुपये की दर से वो मील भत्ता ले सकता है। और इसमें यह भी है कि वो किराए की जो टैक्सी है, किराए की टैक्सी का जो किराया है या तो टोटल किराया उनके द्वारा लिया जाएगा या उनके द्वारा मील भत्ता लिया जाएगा, जो कम होगा वही दे होगा। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने यात्रा किया, आपने 5 लोग बैठे एक टैक्सी में या 4 लोग बैठे, मान लिया 4 लोगों ने
टैक्सी से यात्रा किया। 4 लोगों ने आज टैक्सी से यात्रा किया और 250 किलोमीटर की यात्रा की गई उनके द्वारा। तो जब 250 यात्रा की गई तो और उसका रेट लगाया आपके टैक्सी ड्राइवर ने या उस टैक्सी एजेंसी ने कि हम 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से लेंगे। तो अब 250 किलोमीटर की उसने यात्रा किया तो 15 किलोमीटर 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 250 किलोमीटर का आपका आ गया 3,750 रुपये। 3,750 रुपये का उसने बिल दे दिया। अब उसमें 4 लोग बैठे थे। चारों जो कर्मचारी अधिकारी थे वो लेवल 11 के अधिकारी थे। तो उनको 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 250 का 10 से गुणा किया तो 2,500 रुपये एक व्यक्ति का किराया आया। और 4 लोग बैठे थे तो 4 लोगों का आपका 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो 10,000 रुपया उन 4 लोगों का बन रहा है मील भत्ता। और जबकि दिया गया है आपका 3,750 रुपये। तो जब 3,750 रुपये दिया गया है तो 3,750 रुपये को 4 के बीच में भाग करके उनको उतना प्रतिपूर्ति दे दिया जाएगा। वो 3,750 रुपये टैक्सी ड्राइवर को पेड करेंगे और उनको भुगतान मिलेगा 3,750 को हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, आएगा 937 रुपये 50 पैसे प्रत्येक व्यक्ति को ये भुगतान हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, सड़क यात्रा के लिए प्रयोग करें तो उनके द्वारा नियम 23 खाक 2 के अधीन सड़क यात्रा हो तो उनके द्वारा भुगतान किया गया किराया या मील भत्ता जो भी कम हो आहरित करेंगे। जो अगर किराए का भुगतान कम हो रहा है तो आपको किराया ही मिलेगा। अगर मील भत्ता कम है तो आपको मील भत्ता मिलेगा कम। यानी कि जो लाभ होगा वो लाभ के आपको प्राप्त नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपको उदाहरण द्वारा बता दिया। 10,000 रुपया उनको मील भत्ता मिल रहा है, मील भत्ता मिल रहा है आपको 10,000 रुपये और देना पड़ रहा है उनको किराया टैक्सी को 3750 रुपये। तो 3750 रुपये कम है तो 3750 को 4 से डिवाइड करके उनको प्रतिपूर्त कर दिया जाएगा और वो अपनी जेब से टैक्सी को ये भुगतान कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर संयुक्त रूप से टैक्सी या किराए पे लेके जाएगा तो इस प्रकार से दिया जाएगा। अगर कभी ये लगता है सक्षम प्राधिकारी को कि कोई एक व्यक्ति विशेष को टैक्सी की अनुमति दी जाए तो वो व्यक्ति विशेष को अनुमति दी जा सकती है, ये सक्षम प्राधिकारी के हाथ पर होता है। लेकिन सामान्यतः टैक्सी किराए के अन्य वाहनों के लिए इसी नियम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आता है कि अल्प दूरी की यात्रा। अल्प दूरी की यात्रा को बहुत से लोग सोच लेते हैं कि हम अपने ज़िले के अंदर हमको यात्रा करना है, मुख्यालय के इर्द गिर्द नज़दीक यात्रा करना है तो हम 10 रुपये के रेट से हम सड़क मील भत्ता ले लें। ये गलत है। ये केवल जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं कहीं बाहर जाने के लिए तो निवास स्थान या अपने मुख्यालय से बस स्टॉप और बस स्टॉप या ट्रेन स्टेशन से उस गंतव्य स्थान के लिए जहाँ पर हम काम के लिए जाना है उसके लिए ही दिया जाता है, ना कि आप 10 रुपये के रेट से पूरे ज़िले में या पूरे मुख्यालय में या पूरे शहर में लोकल घूमने के लिए। इस पर ये नियम लागू नहीं होता है। इस पर फिर नियम वही लागू होता है जो हमने बताया है कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से आप यात्रा करिए और महीने में 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, जो आपको देखिए ऊपर लिखा है मैट्रिक लेवल अगर 11 से नीचे है और अगर ये जब
तब है जब पेट्रोल और डीजल से कोई वाहन कर रहा है, चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति 4th क्लास का और साइकिल से चल रहा है तो उसको 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मिलेगा और 500 रुपये अधिकतम मिलेगा महीने का। जैसे कि डाक लगाने के लिए 4th क्लास अपने कार्यालय से जाते हैं विभिन्न स्थानों पर, तो उनके लिए वही नियम लागू किया जाता है कि ठीक है आप जाइए डाक लगाइए, आपको अनुमन वाहन है साइकिल से आप जाइए और 2.5 रुपये की दर से जितनी आप किलोमीटर चलते हैं वो आप वहन कीजिए, लेकिन महीने में जब आप बिल प्रस्तुत करेंगे लोकल यात्रा का तो 500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें जोड़ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा मैट्रिक लेवल 11 से नीचे के कार्मिकों के लिए, तो उसके लिए यह भी है कि ऐसे वाहन जो कि डीजल और पेट्रोल से नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए 5 रुपये की जगह पर 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर है प्रतिदिन, 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर है और महीने में अधिकतम 500 रुपये है। ठीक है, तो यह भी दर जो है वो 5 मार्च 2019 के शासनादेश में इसका उल्लेख है। और अल्प दूरी की यात्रा के लिए मैंने बता दिया, ये समानता जब हम बाहर की सामान्य यात्रा करते हैं और हम घर से स्टेशन जाते हैं और स्टेशन से जब हम कहीं पहुंचते हैं, फिर वहाँ से स्टेशन से उतरकर ट्रेन से उतरकर हम जब किसी स्थान को जाते हैं जहाँ हमको काम करना होता है, तो उस दूरी के लिए ये 10 रुपये प्रति किलोमीटर है, ना कि स्थानीय या लोकल लेवल पर घूमने के लिए या विभिन्न कामों करने के लिए। ठीक है, अगला आता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं शर्तों या दरों से दैनिक भत्ता अनुमान होगा जो केंद्र सरकार के कार्मिकों का अनुमान है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी बेंगलोर गया किसी ट्रेनिंग में या बेंगलोर गया किसी शासकीय बैठक में, अब ये आएगा कि उसको डीए कितना मिलेगा। तो जब बेंगलोर जाएगा, उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाएगा, तो भारत सरकार का जो भी ट्रैवलिंग रूल्स होंगे, जो दरें होंगी, उस दर के अकॉर्डिंग उनको डीए मिलेगा, उसी दर के अकॉर्डिंग उनको अन्य भत्ते मिलेंगे। लोकल भत्ता जो होगा, स्थानीय भत्ता होगा, जो इंसिडेंटल होंगे, वो सब उसी दर पे मिलेगा। ठीक है, और बशर्ते वहाँ उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी या राज्य के किसी राज्य प्रशासन का गेस्ट हाउस ना हो। अगर वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था है तो फिर दैनिक भत्ता अनुमान नहीं होगा भारत सरकार का, फिर तो आपको क्योंकि सुविधाएं आपको निःशुल्क मिल गई। ठीक है, जैसे मैंने भी इंसिडेंटल कहा, तो इंसिडेंटल की लाइन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंटल तो किसी भी दूरी के लिए है, वो उत्तर प्रदेश से बाहर की भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं शर्तों दरों पर दैनिक भत्ता अनुमान होगा। दैनिक भत्ते की बात आ रही है तो यहाँ केवल दैनिक भत्ता ही दिया जाएगा जिस रेट पर दैनिक भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। तो दैनिक भत्ता मिलता है आपके रहने खाने की प्रतिपूर्ति के लिए। अगर ये सुविधा वहाँ पर मिल रही है तो फिर ये दैनिक भत्ता उस दर पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर वहाँ उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस है या वहाँ के प्रशासन का गेस्ट हाउस है तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वहाँ पर मुझे इस प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है और मुझे होटल में रुकना पड़ा है, तब आपको वो दर मिल जाएगी भारत सरकार की। एक पॉइंट और है कि ये विशेष रूप से ये कि आपको बता दें कि एक पे मैट्रिक्स लेवल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कौन सा सरकारी कर्मचारी अधिकारी किस श्रेणी के ट्रेन या बस या वायुयान में यात्रा कर सकता है। तो इसमें से एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि अगर शासन का कोई व्यक्ति विशेष सचिव है तो वो चाहे किसी भी पे मैट्रिक लेवल पे हो, कभी कभी विशेष सचिव 8700 ग्रेड पे का भी होते हैं, 7600 ग्रेड पे के भी होते हैं, 8900 के ग्रेड पे के भी होते हैं और 10,000 ग्रेड पे के भी होते हैं। देखिए उसकी मंशा समझ लीजिए गवर्नमेंट की मंशा ये है क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी का पद तो होता है 6600 ग्रेड पे का और उसके बाद 7600 का होता है आपका संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी का और 7600 से ऊपर का होता है विशेष सचिव का। तो विशेष सचिव 8700 के भी हो सकते हैं, 8900 ग्रेड लेवल के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका लेवल 13 के हो सकते हैं।
14 के हो सकते हैं, 13 का के हो सकते हैं, लेवल 15 के हो सकते हैं, विशेष सचिव 10,000 ग्रेड पे तक के हो सकते हैं, 12,000 ग्रेड पे तक के हो सकते हैं, यानी कि लेवल 15 के हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये कह दिया कि अगर वो व्यक्ति विशेष सचिव है तो उन्हें वायुयान का इकोनॉमी क्लास दे होगा, वो इकोनॉमी क्लास से चले जा सकते हैं। कारण क्या है, जो सामान्यतः हमने यात्रा की अधिकृत श्रेणी बताया है उसमें हमने कहा है कि लेवल 13 का एवं 14 का जो अधिकारी होगा वो वायुयान का इकोनॉमी क्लास से चलेगा। तो 13 और 14 जो हैं वो समानता 8700 और 8900 के हैं, ठीक है, वो लोग चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी विशेष सचिव किसी भी ग्रेड पे का होगा उसको इकोनॉमिक क्लास में यात्रा वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज कर दिया है। कभी कभी छोटे से छोटा क्वेश्चन बनाकर या वैकल्पिक टाइप का क्वेश्चन बनाकर हाँ या ना में प्रश्न का उत्तर पूछकर आपको कंफ्यूज कर सकता है आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम या सहायक प्रोसीजर के पेपर में। तो इसलिए आपके अगर ये पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ये मैंने आपको सामान्य यात्राओं के बारे में आज मैंने पार्ट 4 में डिस्कशन किया। कल मैं आपसे जो सेवानिवृत्त के बाद या डेथ होने के बाद जब लोग यात्रा करते हैं, परिवार के लोग यात्रा करते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। आपको अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हो, पसंद आते हों तो उस पर भी कमेंट्स करिए ताकि मैं कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर तैयार करता रहूं समय निकाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।